नमस्कार, मैं अर्चना जौहरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है साहित्य सरिता। इसमें आज हमारा विषय है राजभाषा के बढ़ते कदम और इसके लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेंद्र जी। जी नमस्कार। राजेंद्र जी साहित्यकार तो हैं ही, इसके साथ ही वो सहायक महाप्रबंधक हैं राजभाषा विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे में। राजेंद्र जी इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के साथ साथ साहित्य के योगदान में भी लगातार लगे रहे। इसका प्रमाण है उनकी 10 से भी ज़्यादा किताबें जो प्रकाशित हो चुकी हैं, वो बड़े बड़े पुरस्कार जिनसे उन्हें नवाजा जा चुका है, जिनमें से मुख्य हैं मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, कलमकार अवार्ड और भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना। एक बार आपका फिर से स्वागत है राजेंद्र जी। जी बहुत बहुत आभार आपका। हम इस विषय पर राजेंद्र जी से चर्चा करेंगे आज कि राजभाषा यानी हमारी हिंदी भाषा। हिंदी को सन 1949 में 14 सितंबर के दिन राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा का दर्जा दिए हुए हिंदी को 60-70 साल बीत गए हैं। हिंदी ने एक बहुत लंबा दौर देखा है, एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। उस लंबी यात्रा को तय करते हुए वो कहाँ तक पहुँची है। कभी तो हिंदी को बहुत कठिन और दुरूह कह के किनारे कर दिया और कभी उसको अपनी सबसे अच्छी दोस्त सहेली बना के गले लगा लिया गया। तो बहुत रंग और रूप देखे अपनी इस यात्रा में हिंदी ने। आज इसी यात्रा की चर्चा हम राजेंद्र जी के साथ करेंगे। आइए बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, आप राजभाषा विभाग में बहुत ही उच्च पद पर आसीन हैं और आपका हिंदी से लेखन का भी रिश्ता है, यानी हिंदी से आपका दोहरा रिश्ता है, एक आधिकारिक और एक आपका व्यक्तिगत लेखन का। जी आपको सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछती हूँ व्यक्तिगत कि हिंदी हमारी भाषा है, राजभाषा है, वो तो है ही। हिंदी को आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? आपका अपना क्या रिश्ता है हिंदी से? जी, आपका प्रश्न वैसे दिखने में जितना सरल है वो उतना आसान है नहीं वास्तव में। दरअसल हिंदी को मैं बस 2 बार याद करता हूँ जी, अगर फिल्मी अंदाज में कहूँ तो जी, कि एक सांस लेते समय और एक सांस छोड़ते समय। क्या बात है। दरअसल हिंदी जो है मेरे लिए 2-3 स्तरों पर मैं इसे देखता हूँ जी। क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक तो मेरी मातृभाषा हिंदी है जी, दूसरा मैं एक लेखक के नाते हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ और तीसरा राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से इससे भी मैं हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ। तो हिंदी तो मेरी सांस सांस में बसी है, रची बसी है मेरे भीतर। और हिंदी के बिना, हिंदी को पढ़े बिना और हिंदी में लिखे बिना मेरे लिए अपने जीवन का कोई और इस प्रकार से मुझे नज़र नहीं आता कि मेरे जीवन का उद्देश्य और क्या हो सकता है। क्या हो सकता है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वाह वाह जी। और आप जैसा अधिकारी ये कहेगा तो हिंदी का भविष्य सचमुच उज्जवल है। बाकी तो जो यात्रा रही है ये मैं सुनिश्चित तौर पे कह सकती हूँ। राजेंद्र जी, एक बात यहाँ पर, ये हिंदी की बात हो रही है और हिंदी को राजभाषा के रूप में हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी। एक प्रश्न ये उठता है कि जब हिंदी हमारे देश की भाषा है, हर दिन बोली जाने वाली भाषा है, तो आपको एक अधिकारी के तौर पे भी और एक लेखक के तौर पे भी आपको इसका क्या औचित्य नज़र आता है कि हिंदी का साल में एक बार हिंदी दिवस मनाया जाए? तो जी नहीं, मैं इसे इस रूप में लेता हूँ कि भाई बाकी भी तमाम हम इसे एक उत्सव के रूप में ले सकते हैं जी। कि एक दिन को हम उत्सव के रूप में मनाएं। जैसे कि हमारा देश तो आज़ाद है, हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से योग दिवस हम मनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें एक ही दिन योग करना है, हमें अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में योग को अपनाना है जी। लेकिन किसी एक दिन हम जागरूकता निर्माण के लिए, जहाँ तक हिंदी की बात है, तो एक वर्ष में यदि हम एक बार इस प्रकार का कोई उत्सव मनाते हैं या त्यौहार मनाते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हमने अब तक जो किया है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, हम अपनी भावी रणनीति तैयार कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम
किस प्रकार से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए या हिंदी के उपयोग के लिए किस प्रकार के हम कर सकते हैं कार्य और किस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया राजेंद्र जी। मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शकों को उनका ये जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात थी कि हिंदी दिवस क्यों। हिंदी दिवस इसलिए कि जैसे आपने बताया कि हम जो चीज़ हमारे साथ रोज़ चल रही है कम से कम एक दिन तो हम उसको लौटाएं, उसका अभिनंदन करके जी, उसका स्वागत और करके एक अतिरिक्त जागरूकता तो कहीं ना कहीं होती ही है जी। बहुत अच्छा जवाब। हिंदी जो है वो एक यात्रा में चली आ रही है, उसका एक अंग है कि हिंदी को कार्यालयों में शुरुआत करने का थोड़े दिन पहले, कुछ सालों पहले शुरुआत हुई थी कि अब कार्यालय में सारे कार्य, बैंकों में, स्कूलों में और औद्योगिक संस्थानों में जो कार्य पहले इंग्लिश में हुआ करते थे अब हिंदी में हुआ करेंगे जी। इसके लिए किस हद तक वो हिंदी में हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये बात की बात है जी, कोशिश है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता क्या है, मान लीजिए कार्यालयों में हिंदी में कार्य होने लगे तो उससे हिंदी के दर्जे पर, हिंदी की जो स्थिति है उस पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, दो चीज़ें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इस संबंध में कि एक तो हिंदी का कार्य अभी नहीं आरंभ किया गया है। आपको शायद पता ही होगा, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के पहले राजभाषा अधिकारी के रूप में माने जाते हैं। यदि उनके आत्मकथा जो कि 4 भाग में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक और एक चौथा भाग है, इस प्रकार से जो 4 भाग हैं उसमें 10 द्वार से सोपान तक जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उसमें उन्होंने पूरी इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है कि किस प्रकार उनको, जो कि वो व्यक्ति जिन्होंने कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर अंग्रेजी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, उस व्यक्ति को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंग्रेजी का रखा गया, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी का और वो व्यक्ति मधुशाला जैसी रचनाएं लिखता है। तब ये तय किया गया, कुछ कारण थे, कुछ घटनाएं घटी कि ये तय किया गया कि कम से कम विदेश मंत्रालय में सबसे पहले हिंदी का कार्य आरंभ किया जाए, ताकि विदेशों में जो हमारे देश की छवि जा रही है, ये वर्ष 1952 की बात है जी। तब डॉक्टर बच्चन को इस काम के लिए चुना गया कि आप यहाँ पर आएँ और उनको एक पद दिया गया राजभाषा का। शुरू में अवर सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया, जो कि अंडर सेक्रेटरी के लिए, जिसके बारे में भी वो मजाक में लिखते हैं कि बहुत सारे लोग उनका नाम काट के कुछ गलत चीज़ें लिख दिया करते थे। और इस प्रकार उनको एक कैंटीन का एक ये दिया गया था, चाय बनाने वाले कमरे में उनको बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन धीरे धीरे आप सब देखते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के समय से जो यात्रा शुरू हुई है, आज बहुत सकारात्मक रूप से एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। बुनियादी प्रकार के जो काम हैं वो पूरे हिंदी में हुए हैं और अब अलग से कहीं बताने की इतनी आवश्यकता नहीं होती कि हिंदी में कार्य क्यों करना है। पहले लोग पूछते थे कि हिंदी में कार्य क्यों करना है, आज लोग पूछते हैं कि और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे करना है। आपने बताया ये सारी बातें, ये एक बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन इसी से जुड़ा एक ये भी सत्य है कि ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, उन्हें पता ही नहीं है। इसीलिए आज भी लोग हिंदी से जुड़ने में या तो जुड़ नहीं पा रहे हैं या जुड़ने में गर्व तो महसूस नहीं करते हैं, अगर शर्मिंदगी नहीं करते। बहुत सारे लोग आज भी, अभी कुछ दिनों पहले तक, अगर आपको जो भी पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की करनी है, MBBS की करनी है, कोई इस तरह की पढ़ाइयाँ सिर्फ इंग्लिश में पेपर बनते थे हमारे यहाँ, हमारे भारत में। जब हम हिंदी कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारे पाठ्यक्रम, बात तो तब है जब हम हिंदी को ज़्यादा और प्रतिशत में अपने पाठ्यक्रम में बढ़ा सकें, जबकि ऐसा नहीं था। आज भी महाराष्ट्र के कितने स्कूलों में हिंदी 6th यानी 6वीं कक्षा से शुरू होती है और उसका स्तर बहुत छोटा वाला है। सवाल यह है कि हिंदी, फिर लोग जब व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसी भाषा से जुड़ो जो हमें आगे तक ले जा सके, जिसमें हमारा भविष्य सुनिश्चित हो जाए, तो वो इंग्लिश से जुड़ते हैं। तो इसके लिए मैं यही पूछना चाहूँगी, मेरा प्रश्न ये कि हिंदी कर रहे हैं, पर प्रयास किस तरीके से किए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं पहले तो स्पष्ट कर दूँ कि हिंदी
लोगों की जड़ों में बसी हुई है। जी। अपनी भाषाओं में तो अपनी जड़ें होती ही हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैंने चूंकि इंग्लिश लिटरेचर में भी अध्ययन किया है, जी। हिंदी लिटरेचर में भी अध्ययन किया है, मेरा तो अंग्रेजी माध्यम ही रहा है। मैंने पहले बीएससी की है, बाद में मैं लिटरेचर की तरफ, साहित्य की तरफ उन्मुख हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरा रुझान था साहित्य में। और साहित्य तो भाषा नहीं देखता, साहित्य तो भाषा नहीं देखता। मैंने अंग्रेजी साहित्य में भी अध्ययन किया है और हिंदी साहित्य में भी किया है। मैं अंग्रेजी साहित्य की भी छात्रा रही हूँ और मुझे उसने भी बहुत प्रभावित किया, अंग्रेजी साहित्य ने और हिंदी तब तो ने। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं बहुत सारी जब प्रशिक्षण कार्यक्रम हम जब करते हैं, जब हम हिंदी की कार्यशालाएं चलाते हैं और भी इस प्रकार के तमाम जो सेमिनार जब होते हैं, तो मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर नाइट शब्द है, उसका दूसरा पर्याय अंग्रेजी में, तो मुझे कई लोग बता नहीं पाते। उसके नज़दीक पहुँचते हैं, डार्कनेस पहुँचते हैं और भी कुछ इस तरीके के शब्द बताते हैं, लेकिन नाइट का कोई पर्याय शब्द नहीं मिलता। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि रात्रि का कोई पर्याय है, तो हर आदमी उठकर बताने लगता है रजनी है, निशा है, रात है, राका है, शर्वरी है, श्यामा है, गुलजार जी की रहना बीती जाए गीत है उस पर। हाँ। तो इस प्रकार से अपनी भाषाओं में हमारी जड़ें हैं, तो हम लोग उसमें इस प्रकार से जानकार हैं कि हम बहुत तेज़ी से उसमें समझ जाते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जबकि अंग्रेजी में दूसरा शब्द हमें मिल ही नहीं पाता है। मैं जब अपने कार्यालयीन कार्य में, ये तो साहित्यिक हिंदी हो गई जी, अभी कार्यालयीन कार्य में भी अगर मैं रिकमेंडेड की जगह पर दूसरा अंग्रेजी का शब्द मेरे ध्यान में ही नहीं आता है, आएगा ही नहीं। जबकि हिंदी में हम अनुशंसा भी बात करते हैं, सिफारिश भी बात कर लेते हैं, संस्तुति भी बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा जो है कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। और आज अगर आप देखें तो दूर दूर तक पहुंचने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, वो हिंदी का सहारा लेती हैं। हमें अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। बैंक भी, हमारा बैंक भी अगर गांव-गांव में अगर बात करनी है, आप देखिए सरकारी योजनाएं हैं, जनधन योजना इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, मुद्रा योजना, इन सब के नाम भी आप देखिए कहीं ना कहीं हिंदी में है। और जब ये गांव-गांव तक पहुंचानी होती हैं, जब ये आम आदमी तक इसको ले जाना होता है, तो हमें हिंदी माध्यम का या क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करना पड़ता है। अंग्रेजी के माध्यम से ये सारी योजनाएं इस प्रकार की अपार सफलता प्राप्त नहीं कर सकती थी, निश्चित रूप से। जबकि बहुत से लोगों को यह गलत फहमी है कि अगर वो अंग्रेजी का सहारा लेंगे तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये हमें उनके मिथ को तोड़ना है कि इस मिथक को तोड़ने के लिए तो केवल यही आप देख सकते हैं कि आप मीडिया पर जो ये है कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं, ये सारे, और या उस पर विज्ञापन जो होते हैं, तो आप देखिए कि अंग्रेजी के विज्ञापन कितने सीमित हैं या अंग्रेजी के कार्यक्रम कितने सीमित हैं। और क्यों सीमित हैं? क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं है, एक सीमित वर्ग तक पहुंच है, थोड़े से लोगों तक पहुंचती है वो भाषा। बिल्कुल। लेकिन अगर वही क्षेत्रीय भाषाओं में अगर है या हिंदी में अगर कार्यक्रम है, तो वो दूर दराज तक पहुंचता है और बार बार उसके लिए मांग होती है। बहुत 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 अच्छी आपने बात कही। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आया था कि आप बैंक में हैं और आप हर दिन आपका बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है। लोगों को जो एक ये गलत फहमी है कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो शायद हमारा प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि कोई हिंदी में बोलता है या इंग्लिश में बोलता है तो उसके प्रभाव में, उसके इम्प्रेशन पड़ने में कुछ फ़र्क होता है? उसके व्यक्तित्व कुछ अलग तरीके से निकल के आता है? देखिए, ये अपने आप में एक तथ्य है कि अंग्रेज़ों ने एक लंबे समय तक अंग्रेजी राजभाषा बनाकर रखी हुई थी। उस समय उन्होंने जो एक शर्त रखी हुई थी कि केंद्र सरकार की नौकरी जिससे पानी है, अंग्रेजों के समय की बात कर रहा हूँ मैं, तो अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। तो लोग अंग्रेजी सीखना उस समय की मजबूरी थी और लोग ये 150-200 साल या उससे भी अधिक समय तक, जब तक कि हमारा देश गुलाम रहा, अंग्रेजी में काम करने के लिए हम आदी हो गए। सरकारी कामकाज की बात कर रहा हूँ। जन जन की भाषा के रूप में तो हिंदी सदैव से प्रचलित रही। आज़ादी की लड़ाई में आप महात्मा गांधी जी की बात करें या महाराष्ट्र में तिलक जी की बात करें, तो इन लोगों ने तो हिंदी के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजी के माध्यम से तो कम हरगिज़ नहीं लड़ी।
अंग्रेजों को हटाने के लिए हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं का ही प्रयोग किया गया, ये तो सर्वमान्य तथ्य है। और इस प्रकार से यदि आप देखें तो हिंदी जन जन तक तो अपना पहले ही स्थान बना चुकी थी। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी थोड़ा सा मैं ये मान सकता हूँ कि उस समय चूंकि रेडीमेड मटेरियल, तैयार सामग्री, सारा कुछ लोगों को अंग्रेजी में उपलब्ध मिलती थी, उसे हिंदी में कन्वर्ट करना, उसे हिंदी में बदलना, ये एक थोड़ी सी कठिनाई थी, इसलिए वो चलती रही अंग्रेजी काफ़ी समय तक। हालांकि संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। संविधान में 343 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, वो पूरी तरह से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए ये किया गया। भारत की जो अष्टम अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और राजभाषा के पद पर, ऑफिशियल लैंग्वेज के पद पर हिंदी को आसीन किया गया है। राजभाषा का अर्थ यही है कि राजकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा की जब बात होती है तो उसके लिए संविधान में उपयुक्त प्रावधान है ताकि एक भाषा पर्याप्त विकास कर सके और अपनी जगह बना सके। और ये आवश्यकता केवल इसलिए पड़ी क्योंकि एक लंबे समय तक हमारे पास अंग्रेजी में ही काम करने की सुविधा थी और अंग्रेजी में काम करना अनिवार्य था। हम उसमें काम करने के आदी हो गए, सारी सामग्री हमारे पास अंग्रेजी में उपलब्ध थी। लेकिन उस स्थिति को तोड़ने के लिए जिस प्रकार हिंदी में काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि आज तो लोग बड़े गर्व से हिंदी के बारे में बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ रचनाएं आप हमारे दर्शकों को रचनाओं से पहले मैं आपको एक छोटा सा संस्मरण बताता हूँ। जरूर सुनाइए। कि एक आरक्षित गाड़ी में जो आरक्षित बोगी थी उसमें फौजियों के लिए आरक्षित थी, जिसमें कि एक आदमी बुजुर्गवार चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो उनको फौजियों ने थोड़ी नाराज़गी से कहा कि भाई ये केवल आरक्षित है, केवल मिलिट्री वालों के लिए है, फौजियों के लिए है, तो आप इसमें कृपया न चढ़ें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी थोड़ा सा देश के लिए काम करता हूँ, तो मुझे आप चढ़ने दें। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं काम? तो उन्होंने कहा जी मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ। तो सभी ने उसे मजाक के तौर पे लिया कि चलो भाई थोड़ी यात्रा मनोरंजक हो जाएगी, जरा सुनेंगे इस कवि को भी, आ जाइए भाई अंदर। उनको खींचकर अंदर ले लिया गया, दे दो भाई इनको जगह, जरा आज इनसे अच्छी से कविताएं सुनेंगे, बढ़िया। और उसे हास परिहास के रूप में ले रहे थे। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि कोई कविता बताइए भाई, अब क्या सुनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं अभी जो लिखी थी कि जय हिंद और जय हिंद की सेना, और मेरी एक गीत को अभी लता मंगेशकर जी ने गाया था, भरत व्यास, प्रदीप जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो कवि प्रदीप को सामने देखकर और सारे फौजियों ने, हर व्यक्ति उनके हाथ चूमना चाहता था और हर आदमी उनके पांव पड़ना चाहता था। ये केवल भाषा का एक ये था, केवल भाषा के कारण एक पूरे की पूरी। इसमें तो वो प्रश्न आ गया कि भाषा बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है जी, भाषा का सही उपयोग करने से प्रदीप जी की किस तरीके से उनके सामने तमाम अंग्रेजी दां लोग थे और तमाम विद्वान अंग्रेजी के होंगे उसमें से, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते थे। लेकिन उस कवि के पांव छूने के लिए और उनके हाथ चूमने के लिए होड़ लग गई, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप पहले कवि हैं जिन्होंने कि जय हिंद के साथ जय हिंद की सेना लिखा अपने गीत में। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें छुपा हुआ है जी लोगों को। और दो लाइनें कुछ आप नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये यात्रा तो है और बड़ी कठिन यात्रा है। भाषा का परिवर्तन, एक भाषा में काम करते हुआ व्यक्ति अगर दूसरी भाषा में बिल्कुल जाए तो वो अपने आप में एक समय लेता है, एक मानसिक परिवर्तन की मांग करता है। राजभाषा की जो यात्रा है जी, और आज जिस मोड़ पे आके जो भी उसकी स्थिति है, आप अपनी तरफ पे बताएं कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं? इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, वो अंग्रेजी में है, डॉक्टर बच्चन ने उसका अनुवाद किया है। मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ। अंग्रेजी की कविता है जिसे कि जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने सिरहाने रखा करते थे उसे, कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और इसका अनुवाद
बच्चन जी ने किया था कि सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। वाह। तो ये तो एक अनवरत यात्रा है। जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी, जैसे जैसे नई तकनीक आती जाएगी, वैसे वैसे उसे हिंदी में वैसे लोगों की बदलते सोच हुए बदलती जाएगी, लोगों की सोच भी बदलती जाएगी। और जब वो सोचने लगेंगे, जो भी वो सोचेंगे उसको कार्यान्वित करते चलेंगे, निश्चित, तो परिदृश्य बदलता चला जाएगा। ये है निश्चित रूप से। मैं तो इसे बड़े सकारात्मक रूप में देखता हूँ कि किस तरीके से आज रोजगार के रूप में हिंदी को अपनाया जा रहा है। आपने शिक्षा व्यवस्था के बारे में प्रश्न किया था, वो हम अगर उस पर बात करें, उस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि रोजगार परक इस भाषा, मैं अपनी बात करता हूं कि जब ये बताया जाता था कि केंद्र सरकार की नौकरी प्राप्त करना बड़ी मुश्किल बात है, तो मेरे पास, मैं तो 5 या 6 जगह से मैं त्यागपत्र देकर रिज़ाइन करके, निकाला नहीं गया, रिज़ाइन करके 5-6 जगह से मैं अभी 6वीं जगह यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक तरह से मुझे मंजिल मिली, और 13 नौकरियां मैंने रिफ्यूज़ की उस समय। तो 19 नौकरियां केंद्र सरकार की मेरे पास इस प्रकार से प्रस्ताव किया गया था, ऑफर की गई थी मुझे, और ये तब का दौर है कि, और केवल हिंदी के ज्ञान के बल पर। और आज अगर आप देखें तो हिंदी में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध हैं। आप, हम तो ये आपको ही देख के दर्शक सोच पा रहे हो कि हिंदी जिसके पद पर आप आसीन हैं। मैं तो बहुत छोटा सा एक कर्मचारी हूँ और बहुत छोटा सा लेखक हूँ। मतलब भाषा आपकी बाधा कभी नहीं बनेगी। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी, ऐसे ऐसे महान रचनाकार जिन लोग हैं, और आज भी तमाम महान रचनाकार, आज भी कृष्णा सोबती जी हैं, और तमाम इस प्रकार के लेखक और रचनाकार जिसमें हैं। मैं तो बहुत एक छोटा सा उसमें वो हूँ, अंग हूँ उसका, लेकिन इतना ही है कि मैं अपने हिस्से की जो सेवा मैं कर सकता हूँ वो मैं प्रयास करता हूँ। और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अगर आप देखें तो धारावाहिक लेखन में आज हिंदी में बड़ी आवश्यकता है, रेडियो लेखन में आज हिंदी के लोगों की बड़ी आवश्यकता है, शिक्षण संस्थानों में हिंदी की बड़ी अच्छी वो है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे दुनिया भर में हिंदी, पता नहीं 150 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को हिंदी की जो आज की स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया। नहीं तो लोगों को यही लगता रहता है कि हिंदी की स्थिति ठीक नहीं है। जानकारी हमें होना चाहिए। हिंदी बहुत गरिमा के साथ अपना सफ़र, अपनी यात्रा तय कर रही है। मैं अपनी 2 लाइनों के साथ इस प्रोग्राम के समापन की बात करती हूँ, और तरन्नुम में मैं कहती हूँ कि करे वो गर्व अपने पर, करे वो गर्व अपने पर कि जो हिंदुस्तानी है, करे वो गर्व अपने पर कि जो हिंदुस्तानी है। बचाना है अगर ये देश तो हिंदी बचानी है। हुए आज़ाद अंग्रेज़ों से 70 साल पहले, फिर क्यों हिंदी अब भी दासी और इंग्लिश दिल की रानी है। और 2 लाइनें मैं ये कहूँगी कि हो कुछ ऐसा कि हम हिंदी में बोलें और हों गर्वित, और हिंदी की ये बिंदी देश के माथे पे हो शोभित। बनाए दिल की भाषा हम करें अभिव्यक्त हिंदी में, सुने सोचें और बोलें हर जगह हर वक्त हिंदी में। कि घर स्कूल दफ्तर हर जगह हिंदी हिलानी है, कि कागज़ पर नहीं दिल में भी हिंदी मुस्कुरानी है। बचाना है अगर ये देश तो हिंदी बचानी है। तो हमारी राजभाषा हिंदी बहुत अच्छी यात्रा तय कर चुकी है, और हम सबको अपने देश पर और अपनी राजभाषा पर गर्व करना चाहिए। इसी के साथ मैं अर्चना जौहरी, राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपनी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से।